दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ नेट जेआरएफ के भूगोल के पाठ्यक्रम पर आधारित एक खास सीरीज की यहाँ पर चर्चा करते हैं। यह सीरीज कौन सी है? यह सीरीज है जिसके अंतर्गत हम इस पाठ्यक्रम के आधार पर, हमारे पास जो 10 यूनिट पाठ्यक्रम में मौजूद हैं, इन पाठ्यक्रम में से कौन से टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हम उन टॉपिक्स पर यहाँ चर्चा करते हैं। यदि आप भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं, भूगोल को समझ रहे हैं और यदि आप नेट जेआरएफ का एग्जाम देने जाते हैं, तो आप इस सीरीज के माध्यम से उस जो सवाल आप हल करेंगे, उस सवाल को हल करने में आपको आसानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम पाठ्यक्रम में मौजूद उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके आधार पर आप प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएं, आसानी से इन प्रश्नों को डील कर पाएं। ठीक है, अब आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे? तो देखिए, हमने इससे पहले कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा की है, जिसमें हमने वर्षण के विभिन्न स्वरूपों के बारे में चर्चा की थी। यानी वर्षण या वर्षण कितने प्रकार से होता है। ध्यान रखें, स्वरूप के बारे में हमने बात की, यानी वर्षा के स्वरूप कौन कौन से हो सकते हैं, वर्षण के रूप कौन कौन से हो सकते हैं। जिसमें हमने क्या देखा था कि जो वर्षा है, जब बादलों का निर्माण होता है तो वर्षण हमें वर्षा के रूप में, तरल रूप में भी दिखाई देती है। हिमकणों के माध्यम से वर्षण का एक स्वरूप हमने देखा था। फिर हमने ओलावृष्टि के माध्यम से, ओला के माध्यम से, यानी कई ऐसे स्वरूप, फुहार के माध्यम से हमने देखा था कि वर्षण के स्वरूप इतने प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन आज हम किस चीज पर चर्चा करने वाले हैं? आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्षा के प्रकार के बारे में, कि यह जो तरल रूप में वर्षा होती है, यानी वर्षण का एक प्रकार क्या है? वर्षा, रेनफॉल। यह जो रेनफॉल है, अब यह रेनफॉल कितने प्रकार से होती है? ठीक है, तो रेनफॉल का भी प्रकार है। कितने प्रकार हैं इसके? 3 प्रकार हैं। यानी यह जो रेनफॉल है, यह जो वर्षा है, वह 3 प्रकारों से होती है। लेकिन 3 प्रकार के अपने अलग अलग कारण हैं। जैसा कि हमने चर्चा किया था वर्षा के संदर्भ में कि वर्षा कब होती है या वर्षण कब होता है। जब आपने देखा होगा कि धरातल का टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्म वायु ऊपर की ओर आरोहित होती है और इसके आरोहण के फलस्वरूप बाद में जाकर यह वायु क्या होती है? इसका शीतलन होता है। और वायु के शीतलन के बाद ये छोटे छोटे से धूल के कणों के साथ ये जलवाष्प मिलकर, क्यों? क्योंकि आरोहण के साथ साथ आर्द्रता, यहाँ पर जलवाष्प धूल के कणों से मिलकर क्या करती है? संघनित हो जाती है और संघनन होने के बाद फिर यह वर्षा के रूप में नीचे आता है। और इसके अलग अलग स्वरूप हमने देखे थे। हिमकणों के रूप में भी हो सकता है, हमने देखा था फुहार के रूप में भी हो सकता है, रेनफॉल के रूप में भी हो सकता है, ओलावृष्टि के रूप में भी हो सकता है। जिसमें से रेनफॉल के कितने प्रकार हो सकते हैं, किस किस प्रकार से रेनफॉल हो सकती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, रेनफॉल यानी क्या? यानी आरोहण आखिर कितने प्रकार से होगा, इस पर ही तो डिपेंड करेगा कि रेनफॉल कितने प्रकार से होगा। तो ध्यान रखिए, जब ऊपर की ओर वायु आरोहित हो, उसके बाद उसका शीतलन हो, संघनन होने के पश्चात वर्षा के जो अलग अलग प्रकार हैं, उन्हें ही इनके प्रकारों के रूप में अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। तो जब रेनफॉल के प्रकार के बारे में चर्चा की जाएगी तो ध्यान रखिएगा, चूंकि जो आरोहण है वह 3 तरीके से होता है। कौन कौन तरीके से? एक तो जब धरातल गर्म होता है और धरातल के गर्म होने के बाद, धरातल के गर्म होने से, क्यों? टेम्परेचर बढ़ गया, सूर्य की किरणों की वजह से टेम्परेचर बढ़ा तो धरातल गर्म हुआ, और जब धरातल गर्म हुआ तो गर्म होकर वायु ऊपर की ओर उठी, है ना। और जब वायु ऊपर की ओर उठती है गर्म होकर, तो ऊपर जाकर क्या होती है? देखिए, वायु गर्म होकर क्या होती है? ऊपर की ओर उठती है। वायु गर्म होकर, हल्की होकर, गर्म एवं हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है और इसे ही क्या कहते हैं? आरोहण। तो एक इसके माध्यम से आरोहण होता है। ठीक, दूसरा आरोहण किस प्रकार से होता है? जब वायु का किसी पर्वतीय भाग से टकराने के कारण आरोहण हो। यानी वायु है, यह बीच में कोई पर्वत आ गया। ठीक, अब ये मान लीजिए वायु की दिशा है, यहाँ पर पर्वत आ गया और इस वजह से टकराकर क्या हो गई? इसकी ऊपर की ओर हो गई। यानी पर्वत के माध्यम से वायु का आरोहण हो गया।
वायु जब वायु के पर्वतीय भाग से टकराने के कारण आरोहण हो। ये हो गया कौन सा आरोहण? पर्वतीय आरोहण कह सकते हैं ऐसे। और एक तीसरा प्रकार होता है आरोहण का, वह क्या? चक्रवाती दशाएं बन रही हो, चक्रवाती वाताग्र के माध्यम से जब वायु का आरोहण हो। मान लीजिए यहां से गर्म वायु ऊपर की ओर उठ रही है और इस स्थान को भरने के लिए ठंडी वायु इस तरफ आ रही है, तो चक्रवाती दशाएं बन रही हैं मान लीजिए बीच में, और इस आधार पर जो यह गर्म वायु है, हल्की वायु, इसका क्या हो रहा है? आरोहण हो रहा है। तो कब? चक्रवाती वाताग्र के समय वायु का आरोहण हो रहा हो। कौन सी वायु का? गर्म वायु का आरोहण हो रहा हो, तब भी क्या होता है? आरोहण होता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि आरोहण कितने प्रकार से हो रहा है? 3 प्रकार से। और इसी आरोहण के क्रम में ऊपर की ओर जब जो जलवाष्प है ऊपर की ओर जाती है, वही जलवाष्प संग्रहण होकर लास्ट में वर्षा कराती है। तो वर्षा के 3 प्रकार हैं जो इन्हीं तीनों आरोहणों पर डिपेंड करता है, जिसमें से पहला यदि प्रकार है देखा जाए तो उसे हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। संवहनीय वर्षा कहते हैं। अब यह संवहनीय वर्षा क्या है? तो ध्यान रखिए, जो हमने पहला प्रकार पढ़ा था वही संवहनीय वर्षा का एक प्रकार माना जाता है। पहले प्रकार के अंतर्गत हमने क्या देखा था कि धरातल की वायु क्या हो गई? गर्म हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया धरातल का, और जैसे ही धरातल का टेम्परेचर बढ़ा तो यहां से वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगी, हल्की हो गई ना, क्योंकि वायु टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने से वायु गर्म प्लस हल्की होती है, गर्म प्लस हल्की, और जैसे ही वायु गर्म और हल्की होती है तो ये ऊपर की ओर उठती है, यानी वायु का क्या होता है? आरोहण होता है। ठीक है, आरोहण। और वायु की आरोहण होने के क्रम में जब वह वायु ऊपर की ओर जाती है, उसके माध्यम से जब शीतलन होता है, संघनन होता है, फिर जो बारिश होती है उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह कि यह वर्षा आखिर होती कैसी है? देखिए, टेम्परेचर अधिक होने से वायु की आरोहण होने के बाद आरोहण होने के क्रम में क्या होती है? यहाँ आर्द्रता शामिल होती जाती है, और आर्द्रता की मात्रा क्या होती है? जलवाष्प की मात्रा इसमें बढ़ती जाती है, और जैसे ही इसमें यह वायु जो आर्द्र हो गई, आर्द्र होकर ऊपर की ओर जाती है, यह विद्युत गर्जन के साथ, इसकी खास बात ध्यान रखिएगा, संवहनीय वर्षा की विद्युत गर्जन के साथ तीव्र गति से सीमित क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा होती है। सीमित क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा होती है, और ये किसका एग्जाम्पल है? ध्यान रखें, संवहनीय वर्षा का। क्यों? इसलिए कि ध्यान रखिएगा, जहां पर सबसे अधिक टेम्परेचर होगा, कौन सा क्षेत्र होगा? विषुवतीय क्षेत्र होगा, वहां पर टेम्परेचर सर्वाधिक होता है। सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें सीधी पड़ने की वजह से क्या होता है? यहां पर टेम्परेचर अधिक होगा विषुवतीय क्षेत्र में। ठीक, और यहां टेम्परेचर अधिक होने की वजह से जो वायु का आरोहण है वह ऊपर की ओर होगा। यह क्या होगा? आर्द्रता ग्रहण करेगी, और आर्द्र वायु होने की वजह से जब ऊपर यह संघनित होगी तो पूरा का पूरा विद्युत गर्जन के साथ बहुत तेज मात्रा में तीव्र गति से वर्षा होती है। सीमित क्षेत्र में होती है। ध्यान रखिएगा, यह वर्षा कहाँ होती है? सीमित क्षेत्र में। यानी आप ये नहीं कह सकते कि पूरा विस्तार से हर जगह बारिश हो रही है। आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा कि कई बार आपने देखा होगा एक स्थान पर बारिश हो रही है, आपने देखा कुछ किलोमीटर दूर बारिश नहीं हो रही है, तो यह संवहनीय वर्षा का ही एग्जाम्पल माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जितनी मात्रा में वायु का आरोहण होगा, वायु की आर्द्रता होगी, उतनी मात्रा में बारिश होगी। यानी जितनी वायु का आरोहण होगा उतने मोटे बादल बनेंगे, और जितने मोटे बादल बनेंगे उतनी तेजी से, उतनी मात्रा में तीव्र गति से बारिश होगी।
ये एग्जाम्पल है संवहनीय वर्षा का। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि संवहनीय वर्षा धरातल के ऊष्मण के बाद जो ऊपर की ओर वायु उठती है, जलवाष्प को लेकर जो हल्की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, यह जलवाष्प की मात्रा पर निर्भर करती है। किसकी मात्रा पर निर्भर करती है? यह जलवाष्प की मात्रा पर निर्भर करती है। तो संवहनीय वर्षा के की टर्म्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी ऊंचाई पर आरोहण होगा वायुमंडल में, उतनी ऊंचाई पर उतने मोटे बादल बनेंगे और उतनी मात्रा में जलवाष्प इकट्ठी होगी और उतनी मात्रा में यहाँ वर्षा होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब क्या होता है, धरातल का ऊष्मण हुआ, बहुत तीव्र गति से जो वायु है गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की ओर गई और यह अपने साथ जलवाष्प लेकर गई। यहाँ पर हजारों मीटर के क्या होंगे, बादल का निर्माण होगा और यही बादल बहुत तीव्र गति से बरस जाते हैं, यही संवहनीय वर्षा कहलाती है। अब दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है पर्वतीय वर्षा। आप तो नाम से ही समझ गए होंगे, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा यानी कौन सी वर्षा? ध्यान रखें, यानी जहां पर वायु का आरोहण पर्वतीय माध्यम से हो रहा हो, उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये हमने डायग्राम बनाया था किसका? ये हमने डायग्राम बनाया था संवहनीय वर्षा का। आप चाहें तो इसे बना सकते हैं, ठीक। अब यदि हम बात करें पर्वतीय वर्षा के संदर्भ में, तो हमने क्या देखा कि वायु का आरोहण हो रहा है, ठीक। ये पर्वत है मान लीजिए, ठीक। इसके एक हिस्से में जिसे हम कहते हैं पवनाभिमुख, और यह है पवना विमुख, दूसरी ओर विमुख, इसके पीछे वाला क्षेत्र जिसे छायावृष्टि क्षेत्र भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखें, जब पर्वतीय वर्षा की बात आती है तो इसमें क्या होता है कि पर्वतीय अवरोध के कारण जो आरोहित वायु है वह ऊपर की ओर उठ जाती है। तो किस माध्यम से? पर्वतीय, अब यहाँ पर अवरोह उत्पन्न कर रहा है पर्वत, यानी पर्वतीय अवरोह के कारण जो वायु है वह ऊपर की ओर उठती है, इसका आरोहण हो जाता है और इसके माध्यम से जो वर्षा होती है इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो पर्वतीय वर्षा में ध्यान रखें क्या होता है, जिसमें जब आर्द्र पवनें अपनी अभिसरण मार्ग का, अपने अभिसरण पथ का अनुसरण करते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं, बीच में ये पर्वत का यहाँ पर बीच में पर्वत इनका अवरोह बन जाता है। पर्वत इस वायु को रोक देता है, तो फिर वायु क्या होती है? ऊपर की ओर उठती है, फिर वायु ऊपर की ओर जाती है और यही ऊपर की ओर जाती हुई वायु जब ऊपर जाकर ठंडी होती है, संघनित होती है, तो जिस प्रकार की वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, जिन हवाओं में ध्यान रखें, जिन हवाओं में संवहनीय अस्थिरता पाई जाती है, जिन हवाओं में संवहनीय अस्थिरता पाई जाती है वही हवाएं ऊपर की ओर उठ पाएंगी, ठीक, वही हवाएं ऊपर की ओर जा पाएंगी और यही गर्म हवाएं जिनमें जलवाष्प भी होता है, ये ऊपर क्या करती हैं? बादलों का निर्माण करके यहीं वर्षा कर देती है, ठीक, इसी क्षेत्र में वर्षा कर देती है। जबकि अब क्या हुई, कौन सी हवाएं उठ पाई? गर्म है, हल्की है, जलवाष्प है, यही वर्षा कर दी। अब यहाँ पर जो वायु पहुंचती है बहुत कम, इसमें क्या है? नमी नहीं हो पाती, आर्द्रता यहीं बारिश के समाप्त हो गई। अब यहाँ पर जो पहुंचती है उनमें आर्द्रता या नमी नहीं होती, इस वजह से इसके दूसरे हिस्से में वर्षा नहीं होती, जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। ध्यान रखिए, जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है, जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, या आप इसे कह सकते हैं कौन सा? शैडो जोन, रेन शैडो जोन, ठीक है। तो ध्यान रखें, जब पर्वतीय वर्षा की बात आती है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना है कि पर्वतों की ओर जो हवाएं जा रही हैं, जब वे हवाएं क्या होती हैं? पर्वत से टकराकर ऊपर की ओर उठ जाती हैं, इनमें आर्द्रता होती है, ये कहाँ पर? पवनाभिमुख क्षेत्र में ऊपर वर्षा कर देती हैं। इसी क्षेत्र में दूसरी क्षेत्र तक जो वायु है उसमें नमी नहीं पहुंच पाती, इसलिए दूसरी तरफ इसमें जो वर्षा है वह नहीं होती, ठीक है। यानी पर्वतों के विमुख ढाल पर वर्षा आकस्मिक रूप से कम हो जाती है। क्यों? यहीं पर हो गई,
यहीं पर सारी नमी वायु की समाप्त हो जाती है, आर्द्रता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ये हमने क्या देखा, ये हमने एग्जाम्पल देखा पर्वतीय क्षेत्र का, पर्वतीय वर्षा का। अगला है हमारा प्रकार, वह है चक्रवाती वर्षा। तीसरा प्रकार है चक्रवाती वर्षा। अब चक्रवाती वर्षा क्या है, तो चक्रवाती वर्षा की में ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर किस प्रकार की वर्षा की बात कर रहे हैं। देखिए, चक्रवाती वर्षा में खास तौर पर ध्यान रखें, हमारे आसपास जो विशाल क्षेत्र है फैला हुआ है, इस विशाल क्षेत्र में क्या होगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा, ठीक, और इस विशाल क्षेत्र में टेम्परेचर के बढ़ने से वायु क्या होंगी, गर्म होंगी। ऐसे ही होता है, हमने देखा भी है, यही फिनोमिना है। यानी इस जब मोटी और विस्तृत क्षेत्र में या जो फैली हुई वायु राशि है, इसका आरोहण हो, किसके माध्यम से हो, वाताग्र के माध्यम से हो। क्योंकि हमने क्या देखा कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से धरातल की वायु ऊपर की ओर उठती है, और धरातल की वायु जब ऊपर की ओर उठती है तो इस स्थान को भरने के लिए ठंडी वायु आती है। इस स्थान को भरने के लिए कौन सी वायु आती है, ठंडी वायु आती है। तो यहाँ पर कौन सी स्थितियां बनी, लो प्रेशर जोन बन गया, ठीक है। अब इस स्थिति के बनने की वजह से क्या होता है, वाताग्र बनता है। कौन से, चाप के आकार का वाताग्र बना, चाप के आकार का क्या बना, इसे कहते हैं वाताग्र, वाताग्र बना। अब इस वाताग्र के सहारे क्या हुआ, देखिए ठंडी वायु आ रही है इस स्थान को भरने के लिए, ठीक, और यहां से गर्म वायु उठ रही है। यहां पर क्या बन गया, एक वाताग्र। तो वाताग्र के सहारे जब वायु का आरोहण हो, वाताग्र के सहारे जब वायु का आरोहण हो, और इस आरोहण के क्रम में जब ऊपर यह जलवाष्प युक्त जो वायु है वह ऊपर जाकर जब संघनित हो जाए, तो इसके माध्यम से जब वर्षा होती है तो इसे चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। यानी जब इस मोटी और विशाल जो क्षेत्रीय परत है, यह इस पर जब वायु राशि का वाताग्र के सहारे आरोहण होता है और इसके माध्यम से जो वर्षा होती है, इसे चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमने क्या देखा कि जो वायु राशि है वह गर्म होकर ऊपर की ओर उठ गई, और ऊपर की ओर उठने की वजह से ऊपर आरोहित हुई, और आरोहित होने के बाद जो वाताग्र बना, वाताग्र किस प्रकार का है, ढलुआ है ना, इसके सहारे यह ऊपर की ओर उठ गई वायु राशि, और यह ऊपर जाकर यह वायु राशि क्यों, गर्म है, हमने देखा गर्म होने की वजह से ऊपर जाती है, जलवाष्प इसमें होती है, और यहाँ पर यह मेघों का निर्माण कर देती है, यह संघनित होकर मेघों का निर्माण कर देती है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से शीतलन और संघनन के बाद फिर वर्षा होने लगती है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर किसके माध्यम से वर्षा हुई, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यह जो वाताग्र बना था, ढलुआ वाताग्र यहाँ हमने जो देखा था, इसके माध्यम से यहाँ वर्षा हो रही है, और इस प्रकार की वर्षा को ही चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक और चीज कि यदि मान लीजिए यह जो आरोहण हो रहा है वायु का, और यहाँ पर जो वायु का शीतलन हो रहा है, यह यदि तीव्र गति से हो रहा है, क्योंकि यह दो गतियों से होगा, दो फॉर्म में होगा। यदि यह आरोहण और शीतलन क्या होगा, आरोहण प्लस शीतलन यदि तीव्र हो रहा है, तीव्र यानी बहुत तेज गति से ऊपर की ओर उठते हैं ये, और ये ऊपर की ओर इस उठने की प्रक्रिया में, आरोहण की प्रक्रिया में क्या होगा, पूरा जो जलवाष्प अपने साथ लेकर जाएगा, शीतलन होगा, तो क्या होगा, बहुत तीव्र गति से तेज मूसलाधार बारिश होगी। ध्यान रखिएगा, जब ऐसा होगा, बहुत तीव्र प्रक्रिया होगी जब आरोहण की, तो यहाँ जो बारिश होगी आकाश में क्या होगी, वह बहुत सारे बादल बना लेंगे और इससे मूसलाधार वर्षा होगी, मूसलाधार वर्षा होगी। ठीक, अब यही प्रक्रिया यदि मान लीजिए मंद है, यही प्रक्रिया यानी यदि आरोहण की प्रक्रिया, शीतलन की प्रक्रिया मंद गति से होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, छिछले बादल बनेंगे, छिछले कपासी बादल बनेंगे, और छिछले कपासी बादल की बनने की वजह से यह वर्षा फुहार के रूप में होगी, फुहार के रूप में होगी।
तो ध्यान रखिएगा, चक्रवाती वर्षा भी आरोहण की गति पर कि यह तीव्र गति से हो रही है, शीतलन की गति पर कि यह तीव्र या मंद गति से हो रहा है, इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या समझा? इस तरीके से हमने समझा वर्षा के प्रकारों को। वर्षा कितने प्रकार की होती है, कहाँ पर होती है, किस तरीके से होती है, इसे हमने आज की वीडियो में जाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हैं तो दृष्टि के टीचिंग एग्जाम चैनल में ही आप इंग्लिश के वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।